तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स मतलब पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बार पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो आई थिंक इस ये आप लोगों को जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है। अब कोई मुझे आर्टिकल की रेंज बता सकता है? मतलब पार्ट 3 के अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? 12 से 35 पे। ये संख्या 12 से 35। अब बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट तो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है? किसी को कुछ आइडिया है इस चीज़ का? आर्टिकल Yeah, 12। before starting with the part third, I have a doubt in Article 10 and 11. उनका बीच का डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब दोनों एक सही है। आर्टिकल 10 और 11? यस। भाई मेरे हिसाब से तो ये दोनों बिल्कुल एक से नहीं है, दोनों में अलग चीज़ें डिस्कस की गई हैं। देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सचिन भाई अपना माइक बंद करना ना, थोड़ा आवाज़ बफर हो रही है। देखो आर्टिकल 10 में जो दिया गया है वो कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है। मतलब पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे सिटीजनशिप के राइट्स किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ये चीज़ आर्टिकल 10 में मेंशन है। और आर्टिकल 11 में मेंशन है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब पार्लियामेंट जब भी चाहे तो आवश्यकता के अनुसार सिटीजनशिप के एक्ट्स पर लॉ बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है या कि उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये दोनों चीज़ तो अलग अलग हैं। देखो 10 में सिर्फ ये चीज़ लिखी गई है कि किस किस कंडीशन में, मतलब किस किस पर्टिकुलर, अब उसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे राइट्स कैसे वर्क करेंगे, ये चीज़ आर्टिकल 10 में है। और आर्टिकल 11 में ये चीज़ है कि पार्लियामेंट ज़रूरत के अनुसार सिटीजनशिप के राइट्स को या कि लॉ को अमेंड कर सकती है या उसमें कुछ चेंजेस ला सकती है। ओके, तो ये दोनों तो मेरे हिसाब से अलग अलग ही चीज़ें हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था। अब तो अब क्लियर है सचिन भाई? तो और किसी को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ डाउट? पार्ट 1 और पार्ट 2 में किसी को कुछ डाउट अभी? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं? यूएसए की। सच, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। ओके, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? इट्स सिक्स। ओके, इसके सिक्स। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और पलक, अंकिता, तुम दोनों में से किसी को ये पता है कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से? राइट टू वन। सॉरी राइट अंकिता। टू फ्रीडम। ओके, राइट टू फ्रीडम। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट राइट्स। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू। राइट टू स्पीच। ओके। लास्ट वाला याद नहीं आ रहा। ओके सचिन भाई, ये छः छः सीक्वेंस में याद है तुम्हें? ये फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट राइट टू टू फ्रीडम, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सचिन भाई माइक, अंकिता माइक। ओके, तो
देखो बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और इन्हें एक सीक्वेंस में ही याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल्स आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ओके। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। और अंकिता जो तुमने राइट टू स्पीच और राइट टू स्पीच बोला ना, वो आर्टिकल 19 का ही हिस्सा है, लेकिन वो आर्टिकल 19 क्लॉज ए में बोला गया है, तो उसे हम ना बेसिक फंडामेंटल राइट कंसिडर नहीं करेंगे। वो एक राइट के अंदर आता है जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो राइट टू स्पीच राइट टू फ्रीडम का ही एक पार्ट है, ओके। तो हमारा पहला हो गया राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। सेकंड राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। एंड फोर्थ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to article 28. Fifth, right to cultural and educational rights, article 29 and 30. And sixth and last, right to constitutional remedies, article 32, okay। भैया फर्स्ट दो क्या बोले थे? फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। चलो इन छः के छः को एक एक करके देखते हैं। तो देखो हमारा पहला है राइट टू इक्वालिटी, जिसकी आर्टिकल रेंज है आर्टिकल 14। अच्छा, इनके करने से पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स तो चालू होते हैं आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या कहा गया है, किसी को इस चीज़ का आइडिया है? ये आर्टिकल 12 में बोला गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यस, आर्टिकल स्टेट ऑफ 12 प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन। स्टेट्स एंड आर्टिकल और 13 13 होता है लॉ, फंडामेंटल राइट्स जब अबॉर्ड किए जाते हैं, कब कब ये जुडिशियल रिव्यूज, बस आर्टिकल 13 के रिगार्डिंग एक टर्म याद रखना है, जुडिशियल रिव्यूज, ओके। तो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, ओके। अब हम देखते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। तो हमारा पहला है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आते हैं बेसिकली 5 आर्टिकल्स, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो आर्टिकल 14 हमारा एक्सप्लेन करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ सबके लिए इक्वल है। अब देखो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब सभी ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं होते हैं। हर फंडामेंटल राइट्स में तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा एक्सेप्शन या ऐसी कंडीशन मिल जाएगी जहाँ वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला ही हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून सभी सभी के लिए बराबर है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे किसी पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करता हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कानून सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है भारत में। बेसिकली अगर आज के समय में देखा जाए तो कानून इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसा, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। चलो हमारा आर्टिकल 14 बेसिकली डिफाइन कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून सभी के लिए समान। किसी भी क्राइम के लिए अगर दो लोगों ने सेम क्राइम किया है तो उन्हें सेम ही सजा मिलेगी, ओके। अब आर्टिकल 15 के बाद हम चलते हैं आर्टिकल 15 पे। तो आर्टिकल 15 हमारा कह रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे या कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक। अब लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि वुमेन्स को और लोअर कास्ट को गवर्नमेंट सर्विसेज में कुछ रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। तो एक तरीके से तो हमारे आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि हम किसी भी पैरामीटर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी के भी साथ, लेकिन उन्हें कुछ फीस प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशंस दिए गए। तो एक तरीके से ये आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स फुल्ली एप्लीकेबल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं ही, ओके। तो बेसिकली आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड आर्टिकल 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब सभी को समान अवसर का अधिकार। मतलब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर 2 या 3 लोगों ने अप्लाई किया या फिर कितने भी लोगों ने अप्लाई किया है तो उन सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मतलब समान पद या समान कार्य के लिए समान अवसर ही मिलेंगे। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को किसी भी बेसिस पे मतलब कुछ ईज प्रोवाइड की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेक्शन प्रोसेस का एग्ज़ाम है,
तो ऐसा नहीं होगा कि सेम एग्ज़ाम में किसी को 70 मार्क्स पे सिलेक्शन दे दिया जाए और किसी एग्ज़ाम में सेम एग्ज़ाम में किसी को 50 मार्क्स पे सिलेक्शन दे दिया जाए। मतलब भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होगा। आर्टिकल 16 में कहा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम है, तो एक तरीके से हमारा आर्टिकल 16 भी वायलेट हो जाता है। तो आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी लोअर क्लास के लोगों के साथ भारत में छुआछूत काफ़ी हद तक की जाती है। बेसिकली सभी स्टेट्स में तो नहीं, लेकिन अगर हम एमपी में देखें तो ये आज भी प्रचलन में है काफ़ी हद तक। तो बस आर्टिकल 17 में यही कहा गया है कि अनटचेबिलिटी शुड बी अबॉलिश्ड, यानी हमें हर हद तक अनटचेबिलिटी को ख़त्म ही करना चाहिए। तो आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने नाम के साथ कोई भी टाइटल ऐड ऑन नहीं कर सकता है। ओके। मतलब कि जैसे आप सभी ने देखा होगा कि पहले के लोग अपने नाम के साथ कुछ ना कुछ टाइटल लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल कई राजा अपने नाम के साथ सवाई का टाइटल लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल राजा सवाई मान सिंह। लेकिन अब इंडिया में किसी को ये राइट नहीं है कि वो अपने नाम के साथ कोई भी टाइटल लगा सके। ठीक है। और आप सबके दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है कि कुछ लोग अपने नाम के आगे जैसे कि डॉक्टर लगाते हैं या फिर कोई और ऐसा टाइटल लगाते हैं, तो वो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या गवर्नमेंट द्वारा दी गई पोस्ट को दर्शाता है। ओके। वो कोई टाइटल नहीं है। तो ये आर्टिकल 18 से भी क्लियर हुआ। भैया भैया अगर अगर जैसे जैसे किसी किसी सम्मानित किया जाए किसी भी अवार्ड से, जैसे कि परमवीर चक्र, तो वो तो लगा लगा सकते हैं सकते ना हैं ना वो। वो। तो वो लगा सकते हैं। वो जैसे कि मैंने कहा कि वो गवर्नमेंट द्वारा ऑनर किए गए हैं, मतलब गवर्नमेंट से ही उन्हें परमिशन मिली है वो टाइटल यूज करने की, तो वो तो कर ही सकते हैं। अब जैसे किसी को पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की मतलब डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, तो अपने इस नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल यूज कर सकता है। तो वो फिर उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो जाएंगी या कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई स्पेशल टाइटल्स हो जाएंगे। मतलब आर्टिकल 18 में बेसिकली यही, कोई भी खुद के नाम के साथ खुद ही टाइटल यूज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस हमारा राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट होता है। तो ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में किसी को कुछ भी डाउट? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके। बट बट भैया भैया जो जो रिजर्वेशन दी रिजर्वेशन दी गई गई है है लोअर लोअर कास्ट, कास्ट, एस सी SC एस टी ST ओबीसी OBCs को, को, ये ये अलग 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 क्यों अलग दी क्यों दी जाती है जाती है उनको? उनको? रिजर्वेशंस रिजर्वेशंस बेसिकली उन्हें दी जाती हैं कि बेसिकली दो ग्राउंड्स होते हैं इसके। एक तो नंबर ऑफ मतलब पॉल्यूशन, एक ग्राउंड तो वो पॉपुलेशन होता है, और दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। जैसे कि आपने ईडब्ल्यूएस को भी देखा होगा, तो वो जो रिजर्वेशन है तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर ही आया था कि जैसे जनरल जनरल कास्ट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्हें भी कुछ रिजर्वेशन चाहिए था, तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस इसी ग्राउंड पे लगाया था। मतलब एससी एसटी और ओबीसी को इन्हीं दो ग्राउंड्स पे रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। एक तो पॉपुलेशन के ग्राउंड पे, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ग्राउंड पे। ओके। बट बट भैया भैया बहुत बहुत सारे सारे कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जाम में में एस सी एस SC टी ST वालों को वालों बहुत को बहुत सारे सारे कट कट ऑफ्स ऑफ्स लिए लिए बुक बुक रिजर्वेशन रिजर्वेशन मतलब कोई कोई दे दे देते देते हैं। हैं। और और जनरल और जनरल और ओबीसी OBC वालों के वालों लिए के लिए हाई हाई मार्क्स मार्क्स कट कट ऑफ ऑफ के के लिए लिए रखा रखा जाता है, जाता है। ऐसे क्यों ऐसे क्यों होता है? होता है? तो बस इसीलिए किया जाता है भाई कि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटीज और लोअर कास्ट को मतलब थोड़ा सा पिछड़ा हुआ माना गया है। वैसे अगर हम जनरली तौर पे सोशल तौर पे देखें तो वो एक तरीके से बराबरी के लेवल पे ही आ चुके हैं हर तरीके में, चाहे वो बात पैसे की हो, चाहे सोशल स्टेटस की हो, चाहे रिसोर्सेज की हो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी उन्हें बैकवर्ड ही कंसीडर किया जाता है। तो रिजर्वेशन का बस यही कारण है। भैया इसको भैया इसको अमेंड 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 करना करना है, है, क्योंकि क्योंकि अब अब तो तो इनके लिए इनके बहुत लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है। और जैसे कि जैसे कि ओबीसी OBC और और जनरल जनरल वालों वालों की की कंपटीशन कंपटीशन और और ज़्यादा ज़्यादा हाई हाई हो हो रहा रहा है, है, तो तो कट ऑफ कट ऑफ ज़्यादा ज़्यादा जाती जाती है। है।
यस इसको भाई। अमेंड नहीं करते चाहिए। यस भाई, अमेंड अमेंड करना चाहिए और रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए, लेकिन अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए कि किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट एक टाइम लिमिट तक ही होती है। मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रिजर्वेशन की नीड इसलिए थी कि उस समय पे सच में कुछ लोअर कास्ट के लोग थे जो सच सही में बैकवर्ड पोजीशन में थे। उन्हें आगे आने के लिए किसी प्रकार का एक असिस्टेंस चाहिए था। लेकिन अब आज के समय में वो असिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मतलब उन्हें चाहिए नहीं है, फिर भी उन्हें दिया जा रहा है। ये चीज़ ख़त्म तो होनी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में किसी को कुछ भी डाउट? तो अब चलते हैं आर्टिकल सॉरी सेकंड फंडामेंटल राइट की तरफ, जो है राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल रेस्ट करते हैं 19, 20, 21 एंड 22। तो बेसिकली आर्टिकल्स तो चार ही हैं, लेकिन वो आर्टिकल 19 के अंदर छह सब आर्टिकल्स दिए गए हैं। मतलब आर्टिकल 19 को सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं। आर्टिकल 19 में बेसिकली सिक्स राइट ऑफ फ्रीडम्स मेंशन है, सिक्स राइट्स ऑफ फ्रीडम मेंशन है, ठीक है। कि जो छह प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है आर्टिकल 19 के अंदर। तो उनमें से पहली है आर्टिकल 19A, जो कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। ये आर्टिकल 19 क्लॉज ए में दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और आर्टिकल 19 भी पीसफुल गैदरिंग, मतलब हम कोई भी ऐसा सोशल इवेंट या गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश को कोई भी हानि, एक तरीके से थ्रेट ना हो, ओके। पीसफुल गैदरिंग्स। एंड आर्टिकल 19 सी एसोसिएशन ऑफ फॉर्मिंग यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वही चीज़ है कि हम ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं या कि छोटी छोटी सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हैं, बस एक शर्त पे कि उनसे हमारे देश को कोई भी थ्रेट या हार्म ना हो, ओके। तो आर्टिकल 19 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 बी पीसफुल गैदरिंग एंड आर्टिकल 19 सी एसोसिएशन टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 19 डी हमें अलाउ करता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब हम भारत में कहीं भी अपनी मर्जी से घूमने जा सकते हैं इंडिया की टेरिटरी के अंदर। बस इसका एक एक्सेप्शन ये है कि हम उन जगह पे नहीं जा सकते जिन्हें गवर्नमेंट ने स्पेशली बैन करके या क्लोज करके रखा हो, ठीक है। अब जैसे कोई अगर चाहे कि मुझे लद्दाख में काराकोरम रीजन्स पे घूमने जाना है, अब आता तो भारत की टेरिटरी के अंदर ही है, लेकिन हम वहाँ पे जा क्यों नहीं सकते? क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ बाउंडेशन सेट करके रखे हैं वहाँ की एबनॉर्मल कंडीशंस के कारण, ओके। तो आर्टिकल 19 डी फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 19 ई है रिसाइड एंड सेटल डाउन। मतलब हम भारत में जहाँ भी चाहें अपने रहने के लिए घर बना सकते हैं या वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं, ठीक है। हमें इसीलिए इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो आर्टिकल 19 ई रिसाइड एंड सेटल डाउन एंड आर्टिकल 19 जी, यह है प्रोफेशन और ट्रेड। मतलब हम भारत की टेरिटरी के अंदर अपने पसंद का कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड चूज कर सकते हैं, कुछ स्पेशल ट्रेड्स के अलावा, ठीक है। मतलब हम अपनी मर्जी से कोई प्रोफेशन या ट्रेड चूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि अब किसी को गांजा बेचना है तो वो तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद ही बेचेगा। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस या कि इसके कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, जो कि मतलब आर्टिकल 19 जी से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। अब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि आर्टिकल 19 ई के बाद हमने सीधा आर्टिकल 19 जी पे जंप किया है, बीच का एफ गायब था, है ना। तो आर्टिकल 19 एफ था, उसमें मेंशन था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, ठीक है। तो उसे आर्टिकल 19 एफ से निकाल कर आर्टिकल 300 एन ए में जोड़ दिया गया था। एम आई क्लियर? यस लकी। हाँ हाँ भैया एक भैया, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन था भैया। भैया। हाँ भाई। हाँ हाँ भैया भैया, एक्चुअली एक्चुअली जैसे जैसे देखा देखा जाए जाए कि कि जो जो सिटी में सिटी में अगर अगर किसी को किसी को कुछ भी कुछ भी मतलब मतलब कोई कोई घर घर बनाना बनाना हो हो खुद, उसके लिए उसके लिए उसको उसको परमिशन परमिशन लेना लेना पड़ता है। पड़ता है। और और देखा जाए देखा तो जाए अगर तो अगर विलेज विलेज साइड साइड देखा देखा जाए जाए तो तो वो वो बिना बिना परमिशन परमिशन के के जितना जितना मर्जी मर्जी अपना घर अपना घर बना बना दो, दो, उसको उसको टैक्स भी टैक्स नहीं भी नहीं पे पे करना करना पड़ता पड़ता है है घर का। घर का। और और सिटी में सिटी में टैक्स पे टैक्स पे करना करना होता है होता है, ऐसे ऐसे तो। तो। भाई आर्टिकल 19 में जो चीज़ मेंशन है ना, वो ये मेंशन है कि आपको इंडिया की टेरिटरी के अंदर सेटल करने से रोका नहीं जाएगा।
लेकिन अगर आप कहीं पे घर बना रहे हैं तो उसकी जानकारी तो आपको सरकार को देनी ही होगी। तभी तो सरकार आपको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह। तो एक तरीके से हम परमिशन मांगते नहीं हैं सरकार से, हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं इस जगह पे घर बना रहा हूँ और मुझे ये बेसिक एमिनिटीज चाहिए हैं। ओके। आर्टिकल 19 ई में मेंशन है कि आपको भारत के अंदर सेटल डाउन करने से रोका नहीं जाएगा। ये आपका एक फंडामेंटल बट राइट है। विल इन विलेज साइड में परमिशन नहीं लेना पड़ता है। तो विलेज साइड में परमिशन इसलिए नहीं लेना पड़ता भाई, जैसे कि तुमने शहरों में नोटिस किया होगा कि बिना पानी की पाइपलाइन के या बिना बिजली की सप्लाई के मतलब कोई और ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। लेकिन गांव में बेसिक एमिनिटीज़ के लिए पहले से ही रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ हम अगर गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन ना भी दें तब भी हमारा जीवन यापन बड़े अच्छे से हो जाता है। लेकिन शहर में तो ऐसा नहीं है। अब शहर में अगर हमें पानी चाहिए तो म्यूनसिपैलिटी का पानी कनेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें सरकार को जानकारी तो देनी ही पड़ेगी। तो बस यही कारण है कि विलेज में हमें परमिशन की नीड नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन देने की नीड नहीं होती, सिटीज़ में अक्सर देनी पड़ती है। ओके। ओके भैया। और किसी को कुछ डाउट? भैया मुझे पूछना है कुछ क्वेश्चन। अच्छा ये चलिए। जो अपना फोर्थ था इसमें, फोर्थ सेक्शन था, राइट टू एसोसिएशन वाला था, इसमें अपन कहीं भी अपन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अपन कहीं भी अब की किसी भी चीज के विरुद्ध अपन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो वहां पर अगर विदाउट वॉयलेंस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी नहीं है जो लाठी चार्ज करे। ये ऐसा ही है ना? यस भाई। मतलब वो लाठी चार्ज कब करती है? एक माइक। यस भाई, रूल तो यही है कि जब तक वो प्रोटेस्ट वायलेंट ना हो तो गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं है लाठी चार्ज करने की। लेकिन पुलिस वाले लाठी चार्ज करने के लिए उसे किसी न किसी तरीके से एक वायलेंट रूप दे ही देते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से साबित कर देते हैं कि उस प्रोटेस्ट में कुछ वायलेंट एलिमेंट्स मौजूद थे। हालांकि हमारा रूल तो यही कहता है कि जब तक कोई भी प्रोटेस्ट वायलेंट ना हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी वो कौन सी पार्टी थी यार, उसका जनता मंच में प्रोटेस्ट चल रहा है। सीजेपी। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, भूख हड़ताल चल रही है ना जंतर मंतर में। तो अभी तक उनके ऊपर लाठीचार्ज, भूख हड़ताल चल रही है जंतर मंतर में। हाँ, डर मत हुआ। तो अभी तक उनके ऊपर लाठीचार्ज बस इसीलिए नहीं हुआ है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। लेकिन जब भी साबित हो जाएगा तो भाई पुलिस को जब लाठीचार्ज करना होगा तो वो साबित कर ही देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट निकाल के। ये हमारा रूल यही कहता है कि अगर प्रोटेस्ट वो वायलेंट नहीं है तो लाठीचार्ज नहीं होगा। मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल को प्रोटेस्ट करने का राइट है। ओके। ठीक है। तो आर्टिकल 19 के सभी छः के छः सब क्लॉज हमने देखे, इसमें किसी को कुछ भी डाउट? यस प्रेम। भैया मेरे इधर बारिश कर रही है तो मेरा नेट है ना ठीक से समझ में नहीं आ रहा, आपका आवाज कट रहा है, तो आज मैं लीव कर जाऊँ क्या? ठीक है भाई, रिकॉर्डेड क्लास देख लिया, ठीक है। ये कल तक में आ जाएगा क्या आपका ये वीडियो? हाँ, कल सुबह में डाल दूंगा, ठीक। अच्छा ठीक है, मैं कल देख लूंगा ये वाला। ये यहाँ बारिश हो रही है इसीलिए। ठीक भाई, कोई बात नहीं। ओके, तो 19 के 6 के 6 सब क्लॉसेस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? आर्टिकल 20 में, तो आर्टिकल 20 हमारा बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस है। अब इसके लिए अगर आर्टिकल 20 में दो चीज़ें मेंशन है। पहली तो ये कि हमें किसी भी क्राइम के लिए, मतलब एक बार अगर हमने वो क्राइम किया है तो हमें एक ही बार उसके लिए सज़ा मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी घर में चोरी तो एक बार की है लेकिन हमें सेम चीज़ के लिए दो बार सज़ा मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये हमारा आर्टिकल 20 का वायलेशन होगा। मतलब एक ही क्राइम के लिए हमें एक बार ही सज़ा मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये मेंशन है कि हमें किसी भी क्राइम के लिए सज़ा वही मिलेगी जो उस पर्टिकुलर क्राइम के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लकी ने मेरे घर चोरी की और डेट किया है 6 जुलाई को, ठीक है। 6 जुलाई को हमने इसे अरेस्ट कर लिया। अब इसकी कोर्ट में हियरिंग थी 10 जुलाई को, तो 6 जुलाई के हमने 6 जुलाई के बाद इस क्राइम की सज़ा में कुछ बदलाव कर दिया। मतलब जैसे पहले चोरी के लिए सज़ा 3 साल थी, हमने अब 4 साल कर दी है। लेकिन जो लकी को सज़ा मिलेगी वो वही सज़ा मिलेगी जो 6 जुलाई की डेट को मेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसे चेंज हुई कोई सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब जिस डेट पे उसने क्राइम किया उस डेट पे जो सज़ा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी उसे वही सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में बेसिकली यही दोनों चीज़ मेंशन है। यस लकी।
भैया भैया जो जो आपने आपने अभी अभी बताया बताया कि कि छह छह अगर किसी अगर ने किसी ने छह जून को जून अगर को अगर जुलाई को अगर जुलाई को अगर चोरी किया चोरी तो किया तो उसको उसको 6 जुलाई 6 में जुलाई जो में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब मतलब जो भी जो भी सजा सजा रहेगा वही रहेगा वही मिलेगा। मिलेगा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ तो तो भैया अगर भैया मान अगर मान लीजिए कि लीजिए कि मतलब हर मतलब डेट हर डेट का का सजा सजा फिक्स है फिक्स है कसम। कसम। हर डेट का सज़ा फिक्स नहीं, बस मैंने वो एग्जांपल इसलिए दिया था कि मैंने कई बार ऐसा होता है कि हम क्राइम कर लेते हैं, मतलब क्राइम कोई होता है, कोई अगर क्राइम करता है तो उस क्राइम से हेयरिंग के बीच में उस क्राइम की सज़ा में कोई ना कोई बदलाव हो जाता है। मतलब भैया मतलब अगर भैया किसी अगर ने किसी ने 30 जून 30 या जून या फिर फिर जुलाई जुलाई जिसका भी जिसका भी मतलब किया मतलब होगा किया होगा तो उसको तो उसको 30 के 30 के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग मिलेगा। मिलेगा। लकी भाई तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, और फिर से रिपीट करना। मतलब भैया मतलब अगर भैया मान अगर लीजिए मान किसी लीजिए ने किसी ने 28 28 जुलाई को जुलाई को किया है किया है क्राइम तो क्राइम उसको तो उसको 28 28 जुलाई के जुलाई के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग उसमें उसमें कंसिस्टेंट में सिस्टम जो में भी जो भी मतलब मतलब रहेगा रहेगा हाँ, उसे उसी दिन के अकॉर्डिंग ही सजा सज़ा भी सजा वही मिलेगी। भी रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि उसने क्राइम 28 को किया और उसे सज़ा ऐसी कुछ मिलेगी जो 28 तक चेंज होगी बनाई, ठीक है ना? मतलब चेंज होने के बाद वाली सज़ा नहीं मिलेगी, सेम डेट पे जो सज़ा मेंशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन में वही सज़ा मिलेगी, ठीक है? मतलब मतलब भैया भैया मेरा ये मेरा ये डाउट था डाउट कि था कि मीन्स मैं एक से एक वन से से 1 लेके से लेके 30 तक 30 तक कंस्टिट्यूशन में कंस्टिट्यूशन में मेंशन है। मेंशन है। अरे डेट वाइज मेंशन नहीं है मेरे भाई, बस मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मतलब चेंज होने के बाद वाली सज़ा नहीं मिलेगी, चेंज होने के पहले वाली सज़ा मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ डेट वाइज मेंशन नहीं है कि इस ओके डेट पे सज़ा ये सज़ा मिलेगी, ठीक है? बस मैंने वो एग्जांपल दिया था ओके कि भैया। ओके भैया। सज़ा मतलब चेंज होने के पहले वाली मिलेगी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो मेंशन होगी, ठीक है? ओके भैया। ओके भैया। तो बेसिकली आर्टिकल 20 में यही दो चीज़ें मेंशन है कि आपको सेम क्राइम के लिए वही सज़ा मिलेगी जो उस क्राइम के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, और दूसरी चीज़ एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, ओके? तो आर्टिकल 20 के बाद आर्टिकल 21 है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, मैंने हमें खुद की आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार दिया गया है, मतलब हम खुद की आत्मरक्षा कर सकते हैं, उसके लिए हम कानून को भी हाथ में ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर भी कर देते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कोर्ट से मतलब बेल मिल जाती है या हमें फ्री कर दिया जाता है। तो बस वो उसी ग्राउंड पे अगर ये साबित हो जाए कि हमने जो भी क्राइम किया था वो सेल्फ डिफेंस के तौर पे किया था, तो हमें उस क्राइम के लिए फिर सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है ना? लेकिन भाई वो क्राइम भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ डिफेंस के तौर पे ही किया गया हो, ठीक है? तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 में क्या मेंशन है कि एक तो हमें अगर कोई अरेस्ट कर रहा है, मान लो पुलिस मुझे आके अरेस्ट कर रही है, तो सबसे पहले तो पुलिस को मुझे रीज़न बताना पड़ेगा कि मैं क्यों अरेस्ट हो रहा हूँ, मतलब मुझे अरेस्ट करने का रीज़न क्या है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, मुझे 24 घंटे में तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब इस 24 घंटे में ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? तो आर्टिकल 22 में बेसिकली दो ही चीज़ें मेंशन हैं, पहली तो अरेस्ट करने का रीज़न बताना होगा, और दूसरी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होगा, बट इसमें इस 24 घंटे में ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं क्लियर? तो हमारे राइट टू फ्रीडम के भी आर्टिकल्स पूरे हो गए, 19, 20, 21 एंड 22। इसमें किसी कुछ भी डाउट? पलक, अंकिता, एनी डाउट्स? नहीं। तो अब हम देखते हैं तीसरा फंडामेंटल राइट जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें बेसिकली दो ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 में हमारा मेंशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मतलब हम किसी से जबरन मजदूरी नहीं करा सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी लेबर करने के लिए, ओके, भले ही हम उसके लिए उसे पेमेंट क्यों ना कर रहे हैं, ठीक है? मतलब फोर्स लेबर चाहे वो पेएबल हो चाहे पेएबल ना हो, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। है क्लियर? जस्ट 1 मिनट। हाँ,
है कि भाई पुलिस बिना एविडेंस के कभी ना कभी 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 अरेस्ट कर लेती है, इसीलिए हम 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। फिर वो मजिस्ट्रेट डिसाइड किया करेगा कि हमारा जो अरेस्ट हुआ था वो सही था या नहीं था। ओके। ओके भैया। ओके भैया। और पुलिस को अरेस्ट करने के लिए कोई किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है भाई, पुलिस को अरेस्ट करने के लिए सिर्फ वारंट की ज़रूरत होती है। एविडेंस तो वो फिर कार्रवाई के दौरान प्राप्त करते हैं पुलिस वाले। ठीक है। ओके ओके भैया। भैया। ओके, तो हमारा आर्टिकल 23 था ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, आर्टिकल 24 था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब कि बाल बाल मजदूरी या बिलो 18 हम किसी से भी लेबर वर्क नहीं करा सकते हैं। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये सचिन। भैया सॉरी सॉरी मैंने मैंने थोड़ा थोड़ा घर घर पे पे हो गया था। पर मैं ये पर मैं पूछने ये वाला पूछने हूँ वाला हूँ कि कि अगर मैं ये पूछने वाला हूँ कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट करता है तो अपन के पास अधिकार है कि उसको अबॉर्ट करने का कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ। भैया आपकी भैया वॉइस आपकी नहीं आ वॉइस नहीं आ रही। रही। हेलो, आ रही है मेरी वॉइस? हाँ हाँ अब आ अब रही है। आ रही है। तो भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई भी अगर हमें अरेस्ट करने आता है तो उसे हमें रीज़न बताना पड़ेगा या कि वारंट दिखाना ही पड़ेगा, बिना किसी रीज़न के कोई हमें अरेस्ट नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा कर रहा है तो उसके मुंह पे अगर ऐसा कर रहा है ना तो उसके मुंह पे ये कॉन्स्टिट्यूशन फेंक के मानना। ये देखो आर्टिकल 21, सॉरी आर्टिकल 22। ठीक है। वही लिखने वाला था क्योंकि क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर विलेज विलेज एरिया में एरिया जहाँ में पर जहाँ पर एजुकेटेड पर्सन एजुकेटेड नहीं पर्सन रहते नहीं हैं वहाँ रहते हैं पर वहाँ नहीं पर रहते पुलिस हैं तो अपने वहाँ अधिकारों को प्रयोग कर वहाँ सकती है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जबरन उन्हें उठा के ले जाया सकता है। ऐसे ऐसे करती है करती है तो वैसे इसका भी एक एक्सेप्ट जरूरी है कि तो ये होना चाहिए, पता मालूम होना चाहिए आर्टिकल। हाँ, वैसे इसका भी एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन सिर्फ यही है कि अगर कोई भी पर्सन नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, सिर्फ उसी कंडीशन में पुलिस बिना किसी रीज़न के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। मतलब अगर पुलिस को तुम्हारे आतंकवादी होने पर या किसी किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होने पर शक है जो हमारे देश के लिए खतरा है, तब वो तुम्हें बिना रीज़न बताए अरेस्ट कर सकती है। और इसके अलावा किसी भी कंडीशन में तुम्हें रीज़न बताना ही पड़ेगा, मतलब बिना रीज़न बताए पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके। तो चलो बेसिकली हम आर्टिकल 23 और 24 देख रहे थे। आर्टिकल 23 हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, और आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके। लेकिन आर्टिकल 24 वैसे तो हमें ये बताता है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ या बच्चों के साथ हम किसी भी प्रकार का लेबर नहीं करवा सकते हैं। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी स्टार सोशल मीडिया वगैरह पे 10-10 12-12 साल के लड़के भी एक तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बस दो ही एक्सेप्शंस हैं। पहला तो वो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिनसे उन बच्चों को नुकसान पहुंचे, और दूसरा उन्हें एजुकेशन से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा काम है जिनसे उन बच्चों को कोई भी हार्म नहीं पहुंच रहा है और उनसे उस काम से उनकी एजुकेशन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब हम तब हम उनसे लेबर वर्क करवा सकते हैं। ठीक है। वो हमारा प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 24 नहीं कहलाएगा। ओके। तो सभी को आर्टिकल 23 और 24 क्लियर है? चलो, हमने पहले 3 फंडामेंटल राइट्स तो कर लिए हैं, और इन्हीं तीन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आर्टिकल 19 के 6 सब क्लॉसेस, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये एक एक रटे हुए होने चाहिए। चलो, हम चलते हैं अपने चौथे फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके। वो नोट्स में सब लोग करेक्ट कर लेना, मैंने गलती से फ्रीडम ऑफ कल्चर लिख लिया था, लेकिन वो असल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ओके। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेसिकली लाई करता है आर्टिकल 25 टू 28। इसमें चार आर्टिकल्स हैं, 25, 26, 27 एंड 28। तो हमारा 25 आर्टिकल स्टेट करता है कि हमें अपनी चॉइस का रिलीजन चुनने का अधिकार है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो इस्लाम अपना सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ईसाई धर्म अपना सकता हूँ। मतलब मैं अपनी चॉइस का रिलीजन परस्यू कर सकता हूँ। ठीक है। ये आर्टिकल 22 25 में मेंशन्ड है।
उसके बाद आर्टिकल 26 में रिलीजियस अफेयर्स के बारे में मेंशन है कि कोई भी रिलीजियस अफेयर्स मान लो जैसे कुंभ मेला है या कि कोई भी मतलब कोई भी ऐसा रिलीजियस अफेयर्स है तो उसके लिए गवर्नमेंट मुझे रोकेगी नहीं या फिर मुझे ये राइट दिया गया है कि मैं वो अफेयर्स मैनेज कर सकता हूँ। ओके। उसके बाद आर्टिकल 27 मतलब जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ या ये अफेयर्स होंगे इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। ये चीज़ आर्टिकल 27 में मेंशन्ड है, ये सब टैक्स फ्री होंगे। और आर्टिकल 28 फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस अफेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आर्टिकल 28 में ये चीज़ मेंशन है जैसे कि कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें तो सभी धर्म की लड़की लड़कियां आएंगे। जैसे कि कोई अगर एक गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे। अब मान लो उस स्कूल में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जो किसी एक रिलीजन से पर्टिकुलर कनेक्टेड है। मतलब फॉर एग्जांपल जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी जा रही है तो वो हिंदू रिलीजन से तो कनेक्टेड है लेकिन उसमें मुस्लिम रिलीजन का तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो बेसिकली हम किसी भी बच्चे को कोई भी एक रिलीजियस फंक्शन अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स चाहें कि हमें फंक्शन अटेंड नहीं करना है तो वो अपनी मर्जी से उस फंक्शन को अटेंड ना करें, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या कि और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम किसी को भी रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ओके। जैसे लकी। भैया भैया। जैसे लकी। एक्चुअली ये ये एक एक क्वेश्चन था क्वेश्चन कि था कि एक एक क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्कूल से स्कूल से। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो ना, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं। तो तो उसमें उसमें भैया भैया जैसे जैसे हिंदू हिंदू कोई भी बॉयज बॉयज वगैरह वगैरह हैं हैं तो तो बॉयज बॉयज गर्ल्स गर्ल्स तो तो उनको उनको भैया भैया टीका टीका लगा नहीं लगा नहीं सकते और सकते और जो जो रक्षा रक्षा सूट है सूट है वो सब वो कुछ सब नहीं कुछ पहन नहीं पहन सकते। सकते। ऐसा क्यों ऐसा है भैया? क्यों है भैया? तो भाई ये सिर्फ ऐसा एज अ प्रिकॉशन इसलिए किया जाता है कि सभी लोग इक्वल दिखें। मतलब कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से हाईलाइट ना हो। अब जैसे कुछ लोग टीका चंदन लगा के आ जाएंगे फिर स्कूल में तो अलग से कुछ लड़कों के ग्रुप में हाईलाइट होने लगेंगे। मतलब बेसिकली स्कूल्स में सभी बच्चे एक से दिखें, इसीलिए ये सब किया जाता है कि कुछ चीज़ों पर रोक लगाई जाती है। ठीक है। जी भैया। जी भैया। मतलब एक तरीके से सिमिलैरिटी, सभी में सिमिलैरिटी, एक रूपता दिखाने के लिए कि सभी लोग सिमिलर दिखें, बस इसीलिए सब किया जाता है। अब जैसे तुम खुद सोचो 50 लोगों की क्लास में अगर 5 लोग टीका चंदन और भगवा कलर का गमछा लेके खड़े हो जाएंगे तो सब में अलग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे भैया। दिखेंगे भैया। तो बस इसलिए वो चीज़ की थी कि सभी स्टूडेंट स्कूल में एक से दिखें। ठीक है। तो ओके चलिए भैया। भैया ये चारों आर्टिकल्स में फिर से रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 25 रिलीजन ऑफ योर चॉइस, आर्टिकल 26 रिलीजियस अफेयर्स एंड आर्टिकल 27 रिलीजियस अफेयर्स टैक्स फ्री होंगे, मतलब इनके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करेगी। और आर्टिकल 28 फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस अफेयर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को किसी भी रिलीजियस अफेयर या फिर फंक्शन में पार्ट लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसकी चॉइस है तो वो पार्ट ले सकता है, अगर उसकी चॉइस नहीं है तो वो पार्ट नहीं भी ले सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल 28 तक किसी को कुछ भी डाउट? यस सचिन। भैया अभी भैया आपने अभी बोला आपने बोला जैसे जैसे कि कि अपन सबको सबको इक्वल इक्वल दिखाने के दिखाने लिए के लिए ये ये चीज़ चीज़ अलाउड नहीं की अलाउड नहीं जाती की है स्कूल जाती है में। स्कूल में। पर ये पर ये एक सही एक बात सही भी है। बात भी है, पर इसको पर अपन इसको अपन फोर्सफुली नहीं कर फोर्सफुली नहीं सकते कर किसी सकते किसी बच्चे को कि बच्चे को आप कि आप नहीं नहीं लगाते आओ, लगाते आओ, क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ अपने किसी भी अपने किसी भी आर्टिकल में ये आर्टिकल नहीं में ये दिया नहीं गया है दिया कि आप गया है कि आप बच्चे को बच्चे इन को सब इन चीज़ों सब से चीज़ों मना से करो, मना क्योंकि करो, वो क्योंकि वो उसका उसका रिलीजन है। रिलीजन है। तो तो ये ये शायद से शायद से थोड़ा सा थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू है है ना। ना। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को डिप्राइव रखा गया है। अब जैसे कि तुमने एक एग्जांपल दिया कि ये फंडामेंटल राइट हमारा रिलीजियस फ्रीडम को अबॉलिश करता है कि हम अपने रिलीजियस को दर्शा नहीं सकते स्कूल्स में। ऐसे ही एक और भी अबॉलिश होता है अगर तुमने ध्यान दिया हो, राइट टू स्पीच वाला। मतलब जैसे हमारे स्कूल में साइलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। तो एक तरीके से हमें फंडामेंटल राइट का तो एबॉलिशन हुआ क्योंकि बोलना हमारा मौलिक अधिकार है लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। तो बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डिग्निटी बनाए रखने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को मतलब एक तरीके से सीमित कर दिया जाता है।
उन्हें बाउंड कर दिया जाता है एक फाउंडेशन में। यहाँ बोलना आपका अधिकार है, लेकिन उस पर्टिकुलर हॉल में या उस पर्टिकुलर जगह पे जब भी आप होंगे तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को एक बाउंड कर दिया जाएगा। ठीक है। बट भी अगर एक बच्चा आए तो वो स्कूल के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है पुलिस में इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर उसको ये चीज मना की जा रही है तो। नहीं भाई, कंप्लेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर चाहें, मतलब ऐसा भी नहीं किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, सभी रिलीजन के लिए ये चीज़ लागू कर सकते हैं। मतलब कोई भी अपना रिलीजन किसी प्रकार से भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक को ही मना करे, उन्हें सभी को मना करना पड़ेगा। बस जैसे कि मैंने वही कही कि तो भैया एक मैंने केसेस देखे हैं कि जहाँ पर ऐसा कुछ होता है, जैसे स्कूल या कॉलेज में होता है तो हाँ वहाँ हाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर प्रोटेस्ट देते कर हैं कि देते ये हैं चीज़ कि ये क्यों हो चीज़ रही है, क्यों हो रही है, उसके बाद उसके उसको बाद अलाउड उसको कर अलाउड दिया कर जाता दिया है। जाता तो है। यहाँ तो पर यहाँ पर क्यों तो क्यों ये ये अलाउड अलाउड किया किया जाता जाता है? है बात? वहाँ पर वहाँ उनको पर उनको प्रोटेस्ट करने प्रोटेस्ट का करने वो का है कि तो वो बेसिकली जाके कॉलेज में जाके ये करते हाँ हैं। हाँ हाँ तो बेसिकली वो अलाउ सिर्फ प्रोटेस्ट रोकने के लिए ही किया जाता है। बाकी गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप अगर चाहें तो किसी को भी अपना रिलीजन, मतलब एक तरीके से कहें तो कुछ चीज़ों पे बैन आप लगा सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट प्रदर्शित ना करे जिससे उसका रिलीजन एक तरीके से हाईलाइट हो कॉलेज के बीच में। हाँ, बस शर्त ये है कि आपको फिर सभी को डिप्राइव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदुओं को मना कर दें कि वो अपना प्रदर्शन ना करें और मुस्लिम को आप अलाउ कर दें। या तो आप सभी को अलाउ करेंगे या फिर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। तो मतलब जो भी रूल्स बनेंगे वो सभी के लिए एक प्रकार होंगे, और जिन लोगों को मतलब ये प्रोटेस्ट के बेसिस पर अलाउ कर दिया जाता है तो उसका सिर्फ यही रीज़न होता है कि बस प्रोटेस्ट रोकने के लिए, और उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे अलाउ नहीं किया जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये मेंशन है कि अगर आप कोई चीज़ अलाउ कर रहे हैं तो वो सभी रिलीजन्स के लिए करेंगे, और अगर किसी को डिप्राइव कर रहे हैं तो वो सभी को फिर डिप्राइव करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप डिप्राइव नहीं करेंगे। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि ये कभी बीच में उसका बहुत मतलब मुद्दा आया था, ये जो मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहन के जाती थी स्कूल्स में। तो कुछ लोगों ने जैसे ही कहा था कि हमारे रिलीजियस कल्चर का अबॉलिशमेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्हें डिप्राइव किया जा सकता है इससे, क्योंकि वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसी चीज़ पहन के नहीं आ सकते जिससे कि उनका रिलीजन हाईलाइट हो। ओके। हाँ तो भैया, ये अच्छा पॉइंट है। बट उनके यहाँ होता है जो मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में। पर ये जो वो पहनते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? हिजाब। उसके अलावा उनको, हाँ, उसके पहने में उनको परमिशन नहीं रहती वहां पर कहीं भी जाने की। तो उनको ये चीज मना की जा रही है किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उनकी पढ़ाई को रोक लगा देंगे उनके घर वालों को। तो ये भी तो गलत होगा। कभी कभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी तब किए जाते हैं ना, जैसे कि मदरसे वगैरह हो गए, जिसमें मने मतलब उसी पर्टिकुलर रीजन के लोग ही जाके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या कि एजुकेशनल नीड्स को पूरा करेंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी किसी और कल्चर या रिलीजन की। इसीलिए माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक राइट दिया गया है, वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है। मतलब अगर कोई ये चाहता है कि मैं ये चीज़ प्रैक्टिस करूँ करूँ ही किसी इंस्टीट्यूशन में, तो फिर अपना अलग से माइनॉरिटीज़ का इंस्टीट्यूशन बना सकता है। वहाँ पे सिर्फ उसी पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ के लोग होंगे, उसके बच्चे होंगे, वहाँ पे आप फुली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। जैसे कि हाँ, यस वी हैव स्कूल्स रहते हैं, रिलीजन स्कूल सेंटर ऐसे स्कूल्स होते क्रिश्चियन हैं, उसके होते हैं। मदरसे, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मदरसा ही है, जो मदरसे चलते हैं हमारे यहाँ। तो उनमें बेसिकली मुस्लिम एजुकेशन ही प्रमोट की जाती है, तो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन की। ठीक है। तो अब ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में किसी कुछ भी डाउट? भैया वो आर्टिकल आर्टिकल 20 और 20 22 में 22 में फर्क क्या फर्क है? क्या है? तो आर्टिकल 20 तो बेसिकली दोनों तो तो ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट है। सेम है। दोनों लगभग रिलेटेड ही हैं। आर्टिकल 20 में बेसिकली सज़ा के बारे में ही दिया गया है। मतलब सज़ा हमें एक क्राइम के लिए वही सज़ा मिलेगी जो उस पर्टिकुलर टाइम में मेंशन हो। तो आर्टिकल 20 जो है हमारा वो सज़ा के रिकॉर्डिंग है।
और आर्टिकल 22 हमारा हमारा अरेस्ट एंड डिटेंशन के रिगार्डिंग है, मतलब अरेस्ट करने के लिए हमें पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा या किसी इन्फॉर्म के बेस पे ही हमें अरेस्ट किया जाएगा, और दूसरे के अरेस्ट करने के बाद हमें 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो इसको याद करेंगे, बस यही ट्रिक है कि आर्टिकल 20 याद रखो कि सज़ा के बारे में है, और आर्टिकल 22 अरेस्ट के बारे में। ओके, आर्टिकल 22 में क्राइम्स की मतलब पनिशमेंट के बारे में मेंशन है कि पनिशमेंट कितनी बार दी जाएगी, किस तरीके से दी जाएगी। और आर्टिकल 22 में अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में कि हम जब अरेस्ट होंगे तो उस समय हमारे साथ क्या होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, तो अब आर्टिकल 29 पे चलें, फिफ्थ फंडामेंटल राइट। तो हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें बेसिकली दो ही आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो हमारा आर्टिकल 29 बताता है कंजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर, मतलब हम अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में हो सकता है, लिटरेचर के फॉर्म में हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स के फॉर्म में हो सकता है। मतलब कुल मिला के हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके, ये चीज़ होगी आर्टिकल 29 में। उसके बाद आर्टिकल 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि माइनॉरिटीज़ को ये राइट दिया गया है कि वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 में किसी कुछ भी डाउट? No, भैया no. आर्टिकल 30 क्वेश्चन। हाँ पलक। आर्टिकल आर्टिकल 30 एक बार 30 एक फिर बार से फिर से बताओ। देखो आर्टिकल 30 में यही चीज़ मेंशन है कि जैसे हमारे देश में माइनॉरिटीज़ होती है ना, अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, ईसाई हो गए, तो इन सबको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक राइट दिया गया है जिससे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, मतलब अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कोई ऐसा संस्थान बना सकते हैं जिसमें वो अपने धर्म की शिक्षा लोगों को दे सकें। अब इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मदरसे चलते हैं हिंदू मुसलमानों के द्वारा। सिख धर्म में कुछ लोग भी गुरुद्वारे में मतलब अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें एक राइट दिया गया है माइनॉरिटीज़ को कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपने कल्चर को एक तरीके से कहा जाए तो आगे बढ़ाने के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। ओके, लेकिन बस इसकी कंडीशन इसकी कंडीशन एक ही है कि किसी भी प्रकार से ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा या थ्रेट नहीं होनी चाहिए। ओके, 30 तक सभी क्लियर है? आर्टिकल 32 हमें ये राइट देता है कि हम अगर हमारी किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने बेसिकली देखो कोई भी क्राइम अगर होता है तो पहले हमें लोअर कोर्ट्स में अपील करनी पड़ती है, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, मतलब एक लेवल बाय लेवल काम होता है। लेकिन अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर?